जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं एक दुखद खबर को लेकर आई रिपोर्ट से, जो कि भारतीय वायुसेना से आ रही है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से लगातार परेशान है और कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल तो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसी बीच भारतीय वायुसेना को एक बड़ा झटका लगा है। और यह झटका आगरा में लगा है, जहां पर आगरा में एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान भारतीय वायुसेना का एक मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की खबरें सामने आई हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट की सहायता से जानकारी दी है कि ये एक्सीडेंट उस समय हुआ जब ये एयरक्राफ्ट रूटीन सॉर्टी पर था और तभी जो सिस्टम मेलफंक्शन है ये एनकाउंटर होता है। हालांकि गनीमत ये रहती है कि जिस समय ये प्रॉब्लम हुई ये एयरक्राफ्ट रिहायशी इलाके में था और पायलट ने समय रहते इसको जो रिहायशी इलाके हैं उनसे दूर मनूवर किया और उसके बाद वो इजेक्ट कर गए सेफली। हालांकि यहाँ पे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और भारतीय वायुसेना की तरफ से जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसका गठन कर दिया गया है और यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि असल वजह क्या रही है हादसों की या हादसे की, सॉरी, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के हादसे पर लगाम लगाई जा सके। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपसे कहा था और आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी थी टाटा वैप के बारे में, और हमने आपसे कहा था कि जो हमारे व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो लगातार इवॉल्व होगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप ये देखेंगे कि ना सिर्फ इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूरी होगी बल्कि आने वाले भविष्य में और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें मिलेंगे। और हमारी बात यहाँ पर सत्य होती प्रतीत हो रही है। अशोक लीलैंड और CVRDE जो कि DRDO की संगत संस्था है, इनके द्वारा 8x8 जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है जिसको हम वैप के नाम से जानते हैं, और दूसरे इसी क्लास की जो व्हीकल है इनके लिए जो 600 हॉर्स पावर का इंजन है वो इस समय प्री प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुका है और आने वाले भविष्य में इसकी कुछ फर्दर टेस्टिंग की जाएगी और जैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है तो जो कमिंस इंजन वैप में इस्तेमाल किया जाता है ये उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी सही मायने में जो आत्मनिर्भरता है उस क्षेत्र में हमारे कदम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि रही बात एक्सपोर्ट की, तो टाटा वैप को भी एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है मोरक्को से, जहां पर 400 से ज़्यादा जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है इनके अलग अलग वेरिएंट मोरक्को के द्वारा खरीदे गए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ईस्टर्न लद्दाख से आ रही है। आप सबको पता है कि भारत सरकार के द्वारा जो ईस्टर्न लद्दाख है यहाँ पर जो न्योमा एयरफील्ड है इस पर काम शुरू किया गया था और इसको लेकर ये अपडेट अभी तक सामने आई थी कि कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो अब फाइनली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया की जो हाईएस्ट एयरफील्ड है न्योमा में, जो कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, ये अब लगभग बन के तैयार है और कुछ ही समय में इसमें जो ऑपरेशंस हैं ये शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन आपको 3 किलोमीटर लंबा जो रनवे है ये देखने को मिलने वाला है, जो कि इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस समय सरकार इसे एक गेम चेंजर मान रही है, क्योंकि अगर बात हो नेशनल सिक्योरिटी की या फिर रीजन में कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर ये जो एयरफील्ड है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो कुल मिलाकर के बहुत जल्दी यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं ये शुरू होते दिखाई पड़ेंगे और भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि यहाँ से भारतीय वायुसेना जो बड़ा इलाका है उस पर नज़र रख सकती है और इमरजेंसी की स्थिति में ऑपरेट भी कर सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL से आ रही है। DRDL जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक की डिवीजन है, इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर मॉड्यूल है इसको सक्सेसफुली डेवलप किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में होने वाला है और ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम शेन S-22 है उसका हिस्सा है। ये इंडिजिनस डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा और भारतीय नौसेना की जो सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस एबिलिटीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा जब बात होती है मैरीटाइम ऑपरेशन की। अगर हम प्रोजेक्ट शेन S-22 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो इंडिजिनस ESM कैपेबिलिटी है ये विकसित करी गई है, जो कि भारतीय नौसेना के स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है ये मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है और ये जो पोटेंशियल थ्रेट है उनको डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और जैम करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी रखता है। हमारी अगली बड़ी पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जब से भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान लगातार परेशान है। कभी वो चाइना की शरण में जा रहा है तो कभी उसके जो दूसरे मित्र देश हैं उनसे वो मदद मांगता नजर आया है। और इसी बीच अगर हम रिसेंट इवेंट पे नज़र डालें तो रिपोर्ट्स इस तरफ इंगित करती हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से रशिया के पास पहुंचा है, जहां पर वो रशिया से S-350 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको खरीदने की रिक्वेस्ट कर रहा है। हालांकि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और पाकिस्तान ने भी पहले जो S-400 है इसकी मांग करी थी, लेकिन उनकी इस मांग को डिक्लाइन कर दिया गया रशिया की तरफ से।
हालांकि रशिया की तरफ से कोई अभी इस पे जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान किए जाएंगे या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है भारत में ऑपरेशनल, ये ज़्यादा एडवांस है। और जो S-350 है, इसे आप एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर देख सकते हैं, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक होती है। आपको बता दें कि ये इसमें अलग अलग टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। अभी रशिया ने इसका जवाब नहीं दिया है, और आने वाले भविष्य में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रशिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या नहीं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर आ रही है जिसका इंतजार हम सबको काफ़ी लंबे समय से था, और ये रिपोर्ट है भारतीय थल सेना के माउंटेड गन सिस्टम प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के। भारतीय थल सेना बहुत जल्दी जो माउंटेड गन सिस्टम है, इसके ट्रायल्स की शुरुआत करने वाली है। इसमें 3 कंटेंडर्स हैं जो आमने सामने हैं, और ये अपनी जो माउंटेड गन सिस्टम है, ये भारतीय थल सेना के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। भारतीय थल सेना को तकरीबन 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें DRDO कल्याणी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी एवैल के बीच में जो बड़ा कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। DRDO ने कल्याणी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में 155 और 52 कैलिबर की जो माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसको विकसित किया है, जो कि ऑलरेडी कंपनी ट्रायल से गुजर रही है। ये बेसिकली BEML के द्वारा विकसित की गई टाट्रा 8x8 चेसिस पर माउंटेड है, और DRDO को इस चीज़ का भरोसा है कि भारतीय थल सेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये सक्षम है। दूसरा जो गन सिस्टम है, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 155 और 52 कैलिबर की गन है, और इसे हम AT-AGS के तौर पर जानते हैं, या यूँ कह लें ये बेसिकली जो सेम राउंड AT-AGS इस्तेमाल करता है उसको यूज़ करती है। और इसको लेकर टाटा ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अगला जो गन सिस्टम है जिसमें कम्पीट कर रहा है, ये स्टेट रन एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी एवैल के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि बेसिकली ट्रक माउंटेड धनुष 155 और 52 कैलिबर का आर्टिलरी सिस्टम है, और ये बेसिकली जो टाटा ट्रक है इस पर माउंट किया गया है। तो इन 3 कंपनियों के बीच में जो मेन कंपटीशन है वो हमें देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय थल सेना ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो यहाँ पर जो इंडिजिनस गन सिस्टम है इसको ही खरीदेंगे। आने वाले भविष्य में कोई भी जो इम्पोर्टेड सिस्टम है ये नहीं कंसीडर किए जाएंगे, और ये सही मायने में जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी एग्जैक्ट टाइमलाइन सामने नहीं आई है कि ट्रायल कब शुरू होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनको शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से आ रही है। दोस्तों, रशिया एक बार फिर से Su-35 फ्लैंकर के साथ सामने आया है, यूक्रेन सुपर फ्लैंकर के साथ सामने आया है। रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को प्रपोज किया है कि भारत Su-35 को सेलेक्ट करे अपने MRFA के अंतर्गत, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में ऑलरेडी Su-30 MKI बनाए जा रहे हैं, तो काफ़ी मिनिमल इन्वेस्टमेंट में जो Su-35 है इनका निर्माण भी भारत में किया जा सकता है। इनडायरेक्टली उन्होंने Su-35 MKI का ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि हम इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके इंजन जो कि AL-41 है, इसको भी HAL के द्वारा बनाया जा सकता है, क्योंकि रोसबोरोन एक्सपोर्ट का मानना है कि ऑलरेडी भारत में AL-31 का निर्माण किया गया है, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में जो AL-41 है इनका निर्माण भी किया जा सकेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ऑलरेडी Su-30 सीरीज के फाइटर्स का अच्छा खासा अनुभव है, तो भारत को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और एक कैपेबल फाइटर आपके पास होगा। हालांकि इसमें भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का निर्णय क्या होता है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन अब रोसबोरोन एक्सपोर्ट काफ़ी एग्रेसिव वे में जो Su-35 सुपर फ्लैंकर है इसको पिच कर रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।